लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन पढ़ा था उसमें, ठीक है, और उसमें हमने यही देखा था कि आपके पास बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन एक्चुअली आती क्या है। आपके पास ये होता है, हमें बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या चेंजिंग आती हैं जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्टेशन हमने डिटेल में पढ़ी थी, जिसमें हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी। हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैसे तो सिमेट्रिक होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, अनस्टेबल हो जाता है, सिमेट्रिक नहीं रहता, एसिमेट्रिक हो जाता है। ये सारी चीजें करके हमने दिखी, और फिर हमने देखा था कि जो आपके पास बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन थी उसमें जो है वो एक्चुअली आपके दो पार्ट आ रहे थे, एक डिफ्यूजन का पार्ट था और एक आप कोलिजन का पार्ट था, और एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंजिंग आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, वो वाला पार्ट था, ठीक है। वो सारी डेरिवेशन हमने करके एक फाइनल एक्सप्रेशन लाया था, और ये था आपके पास, ठीक है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर हम फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो, तब भी क्या होगा, तभी आपके पास ये एक लॉरेंस फोर्स आ जाती थी, और ये आपके पास एट द एंड बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो है वो आपके पास आ रही थी, ठीक है। तो आज हमने यही देखना है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो ये बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है इसका क्या रोल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। ठीक हो गया। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, आपने देखा कि अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें या डीजनरेट स्टेट पे, तो उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई होती है, फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है, ठीक है। और उसमें हमने बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो फाइंड की थी, वो हमने देखी थी कि हमारे पास वो ये होती है, डेल और एफ डॉट बी इज इक्वल टू इज माइनस ई, और ये आपके पास लॉरेंस फोर्स वाली टर्म है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाली टर्म है, और माइनस एफ नॉट बाई टॉ। और ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास एक्चुअली कोलिजन की वजह से थी, कोलिजन पार्ट है, जब आपके पास कोलिजन होती है, ठीक है। कोलिजन किसके साथ होगी, कोलिजन होगी आपके पास या तो जो आपके पास इम्प्योरिटी एटम्स हैं या कोई ग्रेन बाउंड्रीज हैं, तो उनके साथ आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है, ठीक है। आप क्या करते हैं जब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी लेट्स सपोज आपने अभी क्या किया कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है जो हमारे पास बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या चेंजिंग आएंगी, उसमें सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही होगी, बी जीरो होगी, यानी बी वाली ये वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर आप इस टर्म की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जीरो पुट करने से ये होगा कि आपके पास ये वाली सारी टर्म जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म रह जाएगी, देखें जैसे यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी वैसे ही आ गया डॉट, और डेल आर एफ ये हो गया, और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन की बजाय भी हमने चार्ज लिख लिया है, क्यू लिख लिया है। और फिर साथ आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ हमने एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखा है, और उसका रीजन ये है क्योंकि आगे जाके आपके पास ना एनर्जी की टर्म भी आ जाएगी, तो एनर्जी के लिए भी ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा एप्सिलॉन की टर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे ये टर्म आपके पास इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो हम डेल पी ले रहे हैं और एफ ले रहे हैं, यहाँ डेल हम लेते थे, और डेल का मतलब था कि अब आपके पास जो मोमेंटम के भी कोऑर्डिनेट थे वो तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे थे, डेल पी एक्स के हिसाब से भी एफ का लेंगे, डेल पी वाई और डेल पी जी के हिसाब से भी। बट अभी हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, और वो सिर्फ हमने एक्स डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है तो उसका मतलब है बाकी सारे कंपोनेंट हमें लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम कौन से लिखेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी एक्स लिख देंगे, ठीक है। और कोलिजन टर्म जो है वो एज इट इज वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे टॉ आपके पास क्या था, टॉ आपके पास कोलिजन टाइम था, या आपके पास आप कह सकते हैं कि आपके पास रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक हो गया। ये यहाँ तक चीज आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी कॉल्ड द ड्रिप वेलोसिटी। ये चीज तो हमें पता है, हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। नॉर्मली अगर मैं कोई भी कंडक्टर लूँ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर उधर कहीं पे भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। बट आप क्या करते हैं, अगर आप उसके साथ क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से आपके पास ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट कर देंगे मूव करना, और हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनकी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्यों कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो यहाँ पे आना शुरू हो गए, ठीक है। और बीच में क्या होगा, कुछ
जबकि आप देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पॉजिटिव टर्मिनल के करीब आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसको एक्सेलेरेट होना चाहिए, आगे करीब आना चाहिए, तेज हो जाना चाहिए। बट होता एक्चुअली क्या है कि बीच में आपके पास जाहिर है आयन भी होंगे या कुछ होगा, तो टकराने की वजह से या कुछ, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की ऑलमोस्ट क्या होती है, एक जैसी वेलोसिटी होती है, तो वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी कॉल्ड द ड्रिप वेलोसिटी। सिर्फ सेम वेलोसिटी, ड्रिप वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब आप देखें। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चीज आप क्या देखेंगे कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज इस जगह पे आप खड़े होकर देखें तो आपके पास सेम आपको मिल रहा है रीजन। यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हैं तब भी आपको क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है रीजन। तो आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास सेम है, एक जैसे हैं, मतलब कि आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो आपको क्या फील हो रहा है, यहाँ पे जब खड़े होकर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक जैसी मिल रही है, यहाँ पे आपको एक जैसी मिल रही है, यहाँ पे एक जैसी, मतलब तीनों जगहों पे आप कहीं पे खड़े हो जाए आपको पता नहीं चल रहा कि आप किस जगह पे, आपको लग रहा है प्रीवियसली जैसे थे वैसे ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम होने का मतलब क्या होगा कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स या पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी अगर आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ले रहे हैं, तो कोई आपको चेंजिंग नहीं महसूस हो रही विद पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से जैसे जैसे आप इधर आगे पीछे कहीं पे भी जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि एफ एफ में कोई चेंजिंग नहीं, पोजीशन के वाइज, पोजीशन वाइज अगर चेंज नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपके पास यहाँ पे जो डेल आर एफ वाली टर्म थी, ये बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन में भी आपने देखा होगा, ये आपके पास किस हिसाब से आ रही है, ये पोजीशन के हिसाब से आ रही है ना, जैसे ये भी हमने लिखा हुआ है मोमेंटम के हिसाब से, तो ये पोजीशन के हिसाब से तीनों कंपोनेंट आते हैं, पार्शियल एफ बाई एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी, इस हिसाब से आ रहे हैं। तो वो सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कह दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक, अब आपके पास पीछे ये दो टर्म बची और इन दोनों टर्म्स में भी आपके पास नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, क्यू ई पार्शियल एफ बाई पार्शियल पी एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नॉट बाई टॉ। अच्छा, अब यहाँ पे एफ माइनस एफ नॉट टॉ भी आपको याद होगा कि हमने कैसे किया था, हमने कहा था कि एफ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा था, एफ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था वो इनिशियल था, और आफ्टर कोलिजन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एफ नॉट था। ठीक है, और टॉ जो था वो क्या था, आपका कोलिजन टाइम था, कि उनके बीच में कोलिजन टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को मजीद हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एफ माइनस एफ नॉट को एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी क्यू ई और टॉ उधर चला जाएगा, तो क्यू ई टॉ हो जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल, अगर हमने जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम की हुई है, तो आपके पास क्या होगा, एफ इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अच्छा, यही जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि डिस्ट्री एफ क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैरियर की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने फर्मी डायरा कहा था, ये वही है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसे हम एफ कहेंगे, और एफ नॉट कहेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये कैसे हुआ, ये आपके पास ऐसा हुआ कि आपके पास जब आपने क्या किया, एक आप स्टार्ट पॉइंट आपके पास ये था ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थी, कुछ देर बाद आप देखेंगे आपके पास एफ नॉट होगी, एफ नॉट होगी, और ये एफ नॉट एक्चुअली आपके पास वो होता है जब आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट और एफ नॉट इज दैट पॉइंट आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद, ये क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन से वो उनकी कोलिजन हुई किसी भी इम्प्योरिटी किसी भी एटम के साथ, और उसके बाद आपके पास एफ नॉट आ जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जब टकराने के बाद एक पॉइंट आता है, और उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में होता है कि उसको फील होता है कि उसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसको मोमेंटली ऐसा पॉइंट आता है, उसको लगता है कि उसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं आफ्टर कोलिजन। तो तब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट लिखेंगे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट और एफ नॉट इज दैट पॉइंट after collision, and at that point electron don't know it has electric field or not in surrounding, it moves completely random। तो वो टकराने की वजह से आप लोग भी टकराने के बाद आपको एकदम समझ ही ना है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही होता है कि जब वो कोलिजन कर लेता है आयन के साथ, विद इम्प्योरिटी के साथ या किसी के साथ भी, तो उसके बाद उसको फील होता है कि उसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो रैंडमली मूव कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगी चार्ज कैरियर की इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी, आपके पास एफ नॉट होगी। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के ये दो पॉइंट तुम्हें पता चल गए। और हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी कम हो, एज व्हेन यू डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड देन डिफरेंस बिटवीन एफ माइनस एफ नॉट आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप बहुत कम कर रहे हैं,
ठीक है, तो आपने खुद ही स्टार्ट में बता दिया कि ये तब पॉइंट है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और ये तब है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आप खुद ही बताएं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दी तो उसका मतलब है इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज कैरियर की इतनी कम है कि इसके बराबर ही हो रही है, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो आपके पास ये वाली टर्म्स जो है वो इक्वल्स टू जीरो, मतलब एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, कुछ फर्क तो होगा क्योंकि इसकी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन बहुत कम वैल्यू है, तो उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में फर्क तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो बहुत कम है कि हम नियरली इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, माइनस एफ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एफ इज नियरली इक्वल टू एफ नॉट के इक्वल आ रहा है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी। ऐसे केस में क्या लिखेंगे, जो आपके पास इस साइड पे इक्वेशन थी, जो आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये थी पार्शियल एफ बाई पार्शियल पी एक्स, इस जगह पे, तो वहां पे एफ की जगह पे हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, एफ नॉट लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या होगा, दूसरी चीज आपके पास क्या थी, क्वांटम नंबर्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। क्वांटम नंबर यही होते हैं ना कि आपके पास एनर्जी लेवल क्या है पर यूनिट वैल्यू, वॉल्यूम आपके पास क्या होते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास एम एन की अगर वैल्यू वन है, एल इक्वल्स टू जीरो है, और फिर एम एल की वैल्यू, और इस तरह डिफरेंट स्टेट्स आ रही होती हैं, और फिर आप ये बात करते हैं कि एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन के अकॉर्डिंगली, एक अप होगा और एक आपके पास क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम क्या होगा, ऑफ कोर्स हमने अगर फेस स्पेस लिया हुआ है तो उसके हमें पता है सिक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा आपके पास, डी एक्स डी वाई डी जी, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जी हो जाएगा। ठीक है, फिर साथ ही हमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का भी पता है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आपके पास डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। ठीक है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट लें, वो एच कट बाई टू से ग्रेटर होगा, और अगर आपके पास एज कट की वैल्यू, आप क्या लिखें, एज कट की वैल्यू, एज कट की वैल्यू लिख देंगे एज बाई टू पाई करके, तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट एज बन रहा होगा, तो तब आपके पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, एज के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है जो हम आगे पीछे लेके जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो वॉल्यूम की वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे डी एक्स था, तो डी एक्स और अगर डी पी एक्स को हम इकट्ठा लिखें तो वो किसके इक्वल बन रहा है, एज के इक्वल बन रहा है। सिमिलरली आपके पास डी वाई और डीपीजी जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, वो भी एज के इक्वल बन जाएगा, और डीजी और डीपीजी जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, एज। इसका मतलब है कि आपके पास अभी जो डीवी वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो किसके इक्वल बन रहा है, एज क्यूब के इक्वल बन रहा है। क्या हो रहा है, एज क्यूब। तो आपके पास स्पेस स्पेस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एज क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी ये चीज पढ़ी थी। तो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो रहा होता है, एज क्यूब के इक्वल हो रहा था, और वो इसी तरह हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाने पे ही हमारे पास हो रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ये चीज भी पता है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि आपके पास इस केस में क्या हो रहा था, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी इक्वल टू क्या है, आपके पास जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो रहा है, जितना पोजीशन के हिसाब से अगर हम देख रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं थी, इसलिए हमने उसकी वैल्यू क्या कर लेनी थी, जीरो पुट कर लेनी थी। ठीक है, तो और फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अभी जब हम एक्सिस लेंगे तो हम एक्स वाई जी नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, हम पी एक्स पी वाई और पी जी लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। तो वॉल्यूम एलिमेंट भी अगर कोई मैं बीच में यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट लूँ तो वो भी क्या होगा आपके पास, वो डीवी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जी के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट भी इसके इक्वल बन रहा है। अच्छा देखें, जैसे ये मैंने एक सेल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर साथ ही मैं इसको ये भी कह दूंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम हमने कहा था स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एच क्यूब के इक्वल होगा, वॉल्यूम क्या होगा, एच क्यूब। ठीक, और फिर हमने ये बात की कि क्वांटम लेवल्स की बात करें तो हमने कहा कि एक किसी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक सेल में कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एक जो भी हमारे सेल है तो उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं, टू कंपार्टमेंट्स हैं। एक में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा, दूसरे में दूसरा रह रहा होगा, एक स्पिन अप के साथ होगा, एक स्पिन डाउन के साथ होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, एच क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास है एच क्यूब। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है अगर हमने कहा एच क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, और अगर यूनिट वॉल्यूम में लें तो कितने हैं आपके पास, टू बाई एच क्यूब हम लेंगे, सिंपल जो मैथ्स में आप करते हैं ना, दूसरा हम करें टू बाई एच क्यूब। और फिर अगर हम इतने वॉल्यूम में ले लें कि डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जी वॉल्यूम में ले रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, तो हम टू बाई एच क्यूब मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जी आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, क्वांटम नंबर्स में हम देख रहे हैं कि आपके पास अब इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास क्या था इलेक्ट्रॉन का, एफ माइनस एफ नॉट था ना यहाँ पे जो हमने फाइंड किया हुआ था, और ये आपके पास इक्वेशन आ रही थी। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इस स्मॉल वॉल्यूम अगर हमने कोई सपोज किया हुआ है तो उसमें से कितना चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है।
हम क्या कह रहे हैं, चार्ज फ्लो फ्रॉम द मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट, यानी चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, डेल क्यू लिखेंगे या डी क्यू लिखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि अभी आपके पास इस रीजन में से कितना जो है वो चार्ज फ्लो किया, ये हमने एक वॉल्यूम ले लिया, कितना ले लिया, डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजी ले लिया, एक्सेस हमने वही डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजी लिए, तो उसमें हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिखा, और फिर हमने कहा कि पहले ये था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर इसमें से पास किया, और आफ्टर आपके पास कोलिजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, एफ नॉट, तो इसलिए हम लिखते हैं एफ माइनस एफ नॉट, ये वाला रीजन होगा कि इस रीजन में अभी कितना चार्ज डेल क्यू क्या किया, पास किया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम लेवल है आपके पास, जो कि अभी हमने क्या लेना है, एफ माइनस एफ नॉट, इसके अंदर वाला रीजन होगा जहाँ पे चार्ज फ्लो किया, और क्वांटम लेवल्स जो है वो अभी हमने ऊपर से फाइंड कर लिए, वो क्या था आपके पास, 2/h³ dpx dpy dpz आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि आपके पास कितना चार्ज फ्लो किया है, एंड थ्रू होल वॉल्यूम हाउ मच चार्जेस पासेस इस पास्ट, इसका मतलब है कि इस पूरे वॉल्यूम में से भी कितना चार्ज है फ्लो किया, तो आप क्या कहते हैं कि आपके पास होल वॉल्यूम में से अगर आपने देखना हो, आप क्या लिखेंगे कि आप कहेंगे कि एक तो ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास गए, ठीक है, टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो माइनस क्यू होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और वो हमें कैसे पता चलेंगे, वैसे होगा टोटल चार्ज डेल क्यू के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू इट्स वॉल्यूम, तो वो अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने स्टार्ट पे भी यही बात की थी कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअली होता है वही बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या किए हैं, पास किए हैं, ठीक है, किसी भी वॉल्यूम में से, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअली हमें बताता है कि किस तरीके से आपके पास किसी सेल्स में या वॉल्यूम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमें इसी तरीके से पता चलेंगे कि जो हमने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला फाइंड किया है क्वांटम लेवल का वो, और उसको हम एफ माइनस एफ नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप देखें कि आपके पास करंट डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही अभी ये है कि आपने बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन यूज करनी है कंडक्टिविटी में, बताना है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करिए कंडक्टिविटी में, ठीक है। तो करंट डेंसिटी आपके पास J इज इक्वल्स टू NeVd है, आपके पास NeVd के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि Ne क्या है, Ne एक्चुअली टोटल चार्ज है, E को अगर N से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज पता चलेगा ना आपके पास, और Vd आपके पास क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या है, ड्रिप वेलोसिटी है, और ड्रिप वेलोसिटी आपको पता है हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स सारे क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, और और वो आप हाँ, उसको फॉलो कर रहे होते हैं ना, बैटरी की पोटेंशियल्स को, तो कन्वेंशनल करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है, तो रिप वेलोसिटी की भी जो है आपके पास वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, यानी कि करंट से कन्वेंशनल करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास टोटल अगर आपने चार्ज फाइंड करना हो एनी, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी जो आप फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप देखें कि आपके पास जेक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेट करें, यहाँ पे आ गया आपके पास डी क्यू, और यहाँ पे आपके पास आ गया वी के डी एक्स। अच्छा, डी क्यू की वैल्यू आपने पुट कर दी, डी की वैल्यू आपने फाइंड की भी थी, जिसमें से आपके पास वैल्यू क्या थी, डी क्यू की, डी क्यू की वैल्यू आपके पास थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये था आपके पास डी क्यू की वैल्यू, यानी -2q/h³ एफ माइनस एफ नॉट, और ये आपके पास तीन इसके मोमेंटम के जो है आप ले रहे हो, ठीक है, डिफरेंशियल डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजी ये वहां पे आ गया, एफ माइनस एफ नॉट आ गया, डी माइनस डी क्यू बाई एच क्यूब आ गया, और साथ आपके पास वी एक्स आ गया, और 3 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी। अच्छा, वी एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी वैसे तो हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, बट इस केस में जो भी हमने किया उस केस में आप किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, हमने स्पेसिफिक कर दिया था कि हम ओनली एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एनी की जगह, एक तो मुझे पता चल गया कि चार्ज की जगह मैंने डी क्यू लिख लिया था, और वी डी की जगह मैंने यहाँ पे वी एक्स लिख लिया था, ठीक हो गया। और फिर साथ ही आपने क्या किया कि बाकी डी क्यू की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, तीन डिफरेंशियल है तो तीन इंटीग्रल इंटीग्रल आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर हमें पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल्स टू M V X के इक्वल होता है मोमेंटम, ठीक है। तो Px इज इक्वल टू MVX अगर हम लेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें से वेलोसिटी वाला निकालना चाहते हैं, हम एक्चुअली वेलोसिटी कैसे लिए निकालना चाहते हैं ताकि हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Px इज इक्वल टू PX/M, PX/M आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू थी, वेलोसिटी की वैल्यू मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो क्या होगा आपके पास, Jx इज इक्वल टू -2q डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे Vx की जगह क्या पुट करना है आपने, Px/M,
तो आपने पी एक्स यहाँ पे लिख दिया, एम यहाँ पे लिख दिया, बाकी सेम आपके पास वही इक्वेशन आ गई जैसे ऊपर थी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप और क्या इसमें चेंजिंग लाएंगे? आपको मोमेंटम तो पता है, जैसे सिंपल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो सिमिलरली आपने पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया मोमेंटम का, टोटल मोमेंटम इसके इक्वल होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इसका अगर आप वो लें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हम इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू पी डी पी, टू पी एक्स डी पी एक्स के इक्वल बन जाएगा, टू टू यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पी डी पी इज इक्वल टू पी एक्स डी पी एक्स के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें ये चीज समझ आ गई, इसको भी ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है। साथ हम एक और चीज भी देख लेते हैं कि आपके पास जैसे पहले हम सिंपल किस में ले रहे थे, पहले हम सिंपल वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते ऐसे क्यूब की फॉर्म में ले रहे थे। ठीक है, हम छोटा सा वॉल्यूम लेते थे और हम कहते थे कि सिंपल एक क्यूब की फॉर्म में हम छोटा वॉल्यूम ले रहे होते थे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, वही जो हम क्यूब की फॉर्म में वॉल्यूम ले रहे होते थे, वो हमने स्फेरिकल फॉर्म में ले लेना है वॉल्यूम। ठीक है, हमने क्या लिया, वही एक्सिस है, जैसे पी एक्स पी वाई और पी जी एक्सिस है, और इसमें देखिए ये वाला स्फेरिकल शेल हमने लिया हुआ है, ये वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ है, यानी स्मॉल एलिमेंट जो वॉल्यूम एलिमेंट हम ले रहे थे ना जो क्यूब की फॉर्म में, वो भी हमने यहाँ पे स्फेरिकल वॉल्यूम की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, जैसे इसमें अभी रेडियस जैसे आर होता है, क्योंकि ये मोमेंटम स्पेस में ले रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा, पी होगा। यहाँ तक ठीक हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है, जो थिकनेस है वो उसके इक्वल है डीपी के, जैसे स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं डीपी, तो यहाँ पे अभी आपने हमने क्या लिया हुआ है, डीपी लिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर आपके पास क्योंकि ये जो है वॉल्यूम, ये किस फॉर्म में है, स्फेरिकल शेप में, अगर वॉल्यूम आप लें तो आपके पास ये इसकी थिकनेस है डीपी, और अगर वॉल्यूम आप लें स्फेरिकल बॉडी का, तो वो आपके पास फोर पाए आर स्क्वायर डी आर होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फोर पाए पी स्क्वायर डी पी इज इक्वल टू वी, ये इसका वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप इसकी बात करें वॉल्यूम एलिमेंट की, तो ये भी है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी, इसका मतलब है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी किसके इक्वल बन रहा है, इक्वल्स टू फोर पाई पी स्क्वायर डी पी के इक्वल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर की शेप में अभी वॉल्यूम नहीं लिया हुआ, बल्कि हमने किसकी फॉर्म में लिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेप। तो उसके बाद आप देखें कि क्या हुआ है, अभी ये जो हमने साथ इसको देखा, तो इस देखें, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जी, ये एक्चुअली वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल बन रहा है, फोर पाई पी स्क्वायर डीपी के इक्वल बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो करंट डेंसिटी आ जाएगी, वो उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही होगी, क्योंकि हमने सारा कुछ इसीलिए किया ना कि हम इसके अंदर चेंजिंग ला सकें। तो इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही होगी, वो आ जाएगी, एक तो ये कि आपके पास पी एक्स डी पी एक्स जो यहाँ पे टर्म है, उसकी जगह हम पी डी पी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपके पास ये है कि जे एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जे एक्स इसके इक्वल आ जाएगा माइनस टू क्यूब एम एच क्यूब। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक तो एफ माइनस एफ नॉट की जगह ये आ जाएगा, एफ माइनस एफ नॉट किसके इक्वल था, क्यू ई टॉर डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल एफ पी एक्स के इक्वल था। ये आपको याद होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इसकी वैल्यू आ गई। बाकी अभी हमने फिलहाल वही लिखा हुआ है, पी एक्स डी पी वाई डी पी जी है, इसको अगले स्टेप में हम ये वाली वैल्यू भी पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखें कि आपके पास जो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी है, उसकी वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की थी, वो हमने वैल्यू लिख दी, फोर पाई पी स्क्वायर डी पी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने वही ये जो चेंजिंग हमने की थी, इसको हमने पुट करना है, जो मैंने आपको बताया था कि पी डी पी इज टू पी एक्स डी पी एक्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे, पार्शियल पी एक्स जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, पी पार्शियल पी बाय पी एक्स के इक्वल। तो आप देखें कि आपके पास जो ये वाली टर्म है पार्शियल पी एक्स, उसकी जगह हमने ये वाली क्वेश्चन सारी लिख दी, ये सारी क्वेश्चन लिख दी। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक आपके पास पी, इस एक पी के साथ कट जाएगा, एक पी बच जाएगा, यानी फोर पाई पी देखें बच गया डीपी, और पी एक्स के साथ कट जाएगा तो पार्शियल पी रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब पार्शियल पी रह गया ना, और यहाँ पे भी हमने डेल पी कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो ये तीन इंटेग्रल है ये खत्म हो जाएंगे, एक इंटेग्रल रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, माइनस टू क्यू स्क्वायर ई बाई एम एच क्यूब, और इंटेग्रल है यहाँ पे टॉ पार्शियल एफ नॉट बाय पार्शियल पी फोर पाई पी डी पी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ये करंट डेंसिटी की इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर को जब हम टू से, तो एट आ जाएगा, नेगेटिव साइन वैसा का वैसा ही, पाई भी इधर आ गया, क्यू स्क्वायर ई एम एच क्यूब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंटेग्रल, यहाँ पे टॉ आ गया, यहाँ पे करली एफ नॉट बाय करली पी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास पी आ रहा है, पी एक्स पी आ रहा है। ठीक है, और डी पी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि हमने एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम साथ क्या करेंगे, यहाँ पे
एक्स को लेके आएंगे, पी एक्स को लेके आएंगे कि पी एक्स स्क्वेयर आ रहा होगा टर्म, ठीक है। और फिर इस तरह पी वाई स्क्वेयर और पी जी स्क्वेयर, यानी तीनों डायरेक्शन में आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू ये आ रही होगी। अच्छा, ये जो सारी चीजें ना, ये आपकी मैंने की है किटल की बुक से, आपने देख लेना है। किटल की बुक में जो है उसकी ना अपेंडिक्स जो है वो कौन सी है, डी है या एफ है, उसमें ये सारी कैलकुलेशन हुई हुई है, तो वहां पे हमने की हुई है, और आपके उसमें आउटलाइन में भी है ये। फिर इसके बाद आपने मीन फाइंड करना है। तो अगर आप मीन फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, मीन फाइंड करने के लिए आपके पास 1/3, और ये इनका एवरेज ले रहे होंगे आप। एवरेज लेंगे तो क्या होगा, सारी टर्म्स, ये वाली सारी टर्म्स तो ऐड हो रही होंगी जो कि पी क्यूब के इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। बाकी सेम वैसी की वैसी टर्म रह रही है, और थ्री वाली टर्म जो नीचे है वो साथ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारी चीज आपके पास ऐसे आ गई, यहाँ पे पी क्यूब आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने मोमेंटम जो है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है। तो उसकी भी कुछ चेंजिंग आएंगी मोमेंटम को जब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे, और वो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं हम। मेटल्स के केस में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आप देखें कि हाँ, सिंपल जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना उनकी, और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअली एनर्जी होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है उनकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2me, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। और अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी पी बाई डी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो 1/2 टाइम ही। और ये इसका लेंगे तो अंडर रूट 2me और डी। और इसको थोड़ा और सिंपल करके लिखेंगे तो डीपी किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे ये आपके पास आ रहा है 2m और डिवाइडेड बाय 1 बाय, और यहाँ पे आपके पास 2 अंडर रूट ई, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, और डी। तो अब ये डीपी की वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है, एक्चुअली आपने करना ये है कि जो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई है ना, इसमें ये सारी चीजें चेंज कर लेनी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये एप्सिलॉन लिखें, यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है ये एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। तो इसको एप्सिलॉन लिख लेना है ताकि एनर्जी से इसकी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हम देखें कि क्या होगा, -8 पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 3m h क्यूब, और यहाँ पे इंटेग्रल टॉ, और पार्शियल एफ नॉट, और जो अब आपके पास एनर्जी की टर्म थी वो आ जाएगी यहाँ पे पार्शियल पी की जगह, यानी ये जो आपके पास डेल पी था ना, इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो अपने एनर्जी की एक ड्राइव करके ये पूरी वैल्यू लिखी है। प्लस फिर आप क्या लिखेंगे, पी क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे, ये जो आपने पी की वैल्यू लिखी हुई है इसको लिख लेंगे, और फिर डी पी साथ आ जाएगा। तो देखें क्या आ गया आपके पास, ये देखें एक दफा नीचे आ गई वैल्यू, यहाँ पे आपने पी क्यू की जगह लिख दी, पी क्यू की जगह साथ, क्योंकि अंडर रूट था तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्या क्या चीजें कट रही हैं, जैसे ये चीजें आपस में कट रही हैं, अंडर रूट 2m, अंडर रूट 2m, ये वाला भी आपके पास टर्म कट रही है। तो बाकी आपके पास क्या बच रही है, पीछे आपके पास यहाँ पे बचेगा टॉ, पार्शियल एफ नॉट बाय पार्शियल ई, ये जो आपके साथ इसके साथ आ जाएगा। और यहाँ पे जो 2me की पावर 3/2 था ये हो गया, और ये आपके पास डेल ई आ गया। ये मैं आपको यही बता रही थी कि यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन लिख लेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और यह आपके पास ई लिख देंगे एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपके पास जे आ रहा है, ठीक है। और समरफील्ड में क्या था, समरफील्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन फॉलो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की जाती तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसका फार्मूला ये होता है आपके पास, फर्मी डायरा का अगर हम लिखें, एफ नॉट की वैल्यू लिखें, तो वो आपके पास 1/1 प्लस ई की वैल्यू जो है वो क्या है, ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आप यहाँ से देख लीजिएगा कैसे होगा। तो उसकी वैल्यू आपके पास कुछ ये आ रही होगी एट द एंड, ये वाले मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ ये। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप देखें कि आपके पास ये आ रही है, और आप सपोज करें कि आपने क्या किया, ये जो ऊपर सारी वैल्यू है ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी, इसको हम अल्फा के कर लें, ये सपोज कर लें इक्वल, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर यहाँ पे अल्फा, और के टी 1 प्लस ई की पावर अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना, आपने इसका भी इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे के टी है तो स्क्वायर है तो इसको दो बारी ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 1/e, क्योंकि आपने शुरू में एफ नॉट की वैल्यू क्या बता दी थी, ये थी ना, तो इसका मतलब है 1 प्लस ई की पावर, ये भी अल्फा है, तो 1 प्लस ई की पावर अल्फा जो वो किसके इक्वल है, एफ नॉट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1/1 प्लस ई अल्फा है, ये किसके इक्वल है, एफ नॉट के, हम इक्वल ऊपर लिख देंगे। बाकी सारी वैल्यू हमने साथ लिख दी, वो भी आपके पास क्या बन रही है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे एफ नॉट 1 प्लस 1 प्लस ई अल्फा था, और 1 प्लस ई अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/एफ नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप ई अल्फा लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/एफ नॉट -1। तो इसको इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे अब, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की टर्म ई अल्फा की जगह ना, तो ई अल्फा की जगह हम लिख देंगे 1/एफ नॉट -1, इधर लिख देंगे, और इधर एक पास आपके पास क्या आ जाएगा, एक और एफ नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये एफ नॉट ऊपर था,
तो ये सारी टर्म अगर सिंपल इसकी जगह लिखेंगे ई अल्फा 1 + ई एफ नॉट, तो ई अल्फा की जगह 1/f0 - 1 और इसकी जगह 1/f0। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास टोटल 1 - f0 बचेगा। तो आपके पास जो पार्शियल f0 बाई पार्शियल ई इक्वेशन थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी -f0 1 - f0/kT। यही बन जाएगी आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब आप सपोज करते हैं कि आपके पास जो आपने टेम्परेचर है वो वेरी लेस है देन फर्मी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज वेरी लेस देन फर्मी टेम्परेचर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, के को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी, जैसे ये सिंपल एनर्जी और ये आपके पास फर्मी एनर्जी बन रही है। मतलब आपके पास अभी एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल से बहुत कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप देखेंगे कि आपके पास अगर एफ नॉट यही था ना फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, एफ नॉट इंक्रीज कर रहा है, तो 1 - f0 का मतलब क्या है, ये डिक्रीज कर रही है टर्म। तो दोनों इंक्रीज, एक साइड पे जहाँ इंक्रीज कर रही है उतनी डिक्रीज कर रही है, तो मतलब कि ये टोटल टर्म क्या रह रही है, कांस्टेंट ही रह रही है। तो इसका मतलब ये टर्म भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई में क्या हो रहा होगा, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है। और फिर आप अगेन उसको लिखें, ये जो एफ नॉट आपके पास इक्वल था, इसका मतलब था ई इज इक्वल टू ई एफ पे आप लिखें, जब ई इज इक्वल टू ई एफ का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तब आपके पास फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 1/2, तब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है। इसके बरक्स अगर आप इसको ज्यादा करें या इसको ज्यादा करेंगे तो ये कम हो रहा होगा, और अगर इसको कम करेंगे तो ये ज्यादा वैल्यू आ रही होगी। तो दोनों जब इनवर्स में एक दूसरे के साथ चल रही हैं तो ओवरऑल आंसर को क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि कभी भी ये दोनों इसको चेंज नहीं करेंगे। इस वैल्यू की चेंज वैल्यू सिर्फ तभी आएगी जब फर्मी लेवल और दूसरी जो आपके पास है एनर्जी, वो दोनों इक्वल हो जाए, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। सिर्फ वो वाला पॉइंट जहाँ पे फर्मी लेवल है कि इक्वल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है, तब मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है। अदरवाइज बाकी दोनों केसेस में आपके पास कैसे होगा कि ई की वैल्यू जब ग्रेटर देन ई एफ है या ई की वैल्यू लेस देन ई एफ है, तब आपके पास फंक्शन क्या कर रहा है, जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक जैसा रह रहा है, बस इस पॉइंट पे पीक वैल्यू आ रही है, बाकी दोनों वैल्यू पे आपके पास कम वैल्यू रह रही है, डिक्रीज रह रही है। तो ये तो डेल्टा फंक्शन की तरह नहीं होगा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आपने डेल्टा फंक्शन पढ़ा होगा, हाँ, या ईएमटी में, तो उसमें आप देखते हैं कि डेल्टा फंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपके पास किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे एक्स इज इक्वल टू ए पे आपके पास क्या आ रही है, पीक वैल्यू आ रही है। ठीक है। और रेस्ट आल पे आपके पास क्या आ रही है, डिक्रीज। एक्स इज इक्वल टू ए पे, और उसको डेल्टा को लिखते क्या है, एक्स इज -a, यानी एट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे फंक्शन 0 नहीं है, रेस्ट आल पे आपके पास फंक्शन क्या है, 0 है। ठीक है। जब एक्स ए के इक्वल नहीं है, बाकी सारी जगहों पे फंक्शन क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है अभी है जो हमने पढ़ा वो भी ऐसे ही है, यानी अगर हम एक्स एक्सिस पे ई लें और इधर एफ नॉट लें, तो वो भी हमारे पास ऐसे ही बन रहा है, फंक्शन के फॉर्म में ले तो वो डेल्टा ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हम एक्स लेते थे, यहाँ पे एक्स की जगह हम ई ले लेंगे, और ए की जगह क्या लिख देंगे, ई एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ई एफ। वो आपके पास आ रहा है, इसका मतलब एट दिस पॉइंट आपके पास सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, अदरवाइज आपके पास क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही होगी। करंट डेंसिटी की वैल्यू ये जो हमने लिखी हुई थी, और साथ ये डेल्टा फंक्शन आ गया। ये अभी आपके पास क्या बन रहा है, फर्मी एनर्जी, ये एनर्जी का फंक्शन बन रहा है, और ये आपके पास डेल्टा फंक्शन बन रहा है। तो ये वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे होगा और बाकी नहीं होगा, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 EM AF। और ये हमें पता है कि इस पॉइंट पे होगा, सिर्फ ई उस पे होगा, ई एफ पे होगा। और ये आपके पास टॉ जो था, ये आपके पास क्या था, कोलिजन टाइम एट फर्मी लेवल। फर्मी लेवल पे जो आपके पास कोलिजन टाइम हो रहा है, ये वो वाला लेवल है। ठीक है। और साथ ही आपके पास ई एफ की वैल्यू जो है वो भी हमने पता थी, h²/2m 3n/8 पाई² पाई की पावर 2/3। तो ये फर्मी एनर्जी की वैल्यू है। जब फर्मी एनर्जी की वैल्यू ई एफ की वैल्यू भी जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो ये सारी वैल्यू बाकी कैंसिल हो रही होंगी, एट एट दी एंड आपके पास सिर्फ ये वाली चीज बच रही होगी, जिसमें से आप लिखेंगे कि ये कंडक्टिव, ये बाकी सारी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, कंडक्टिविटी के इक्वल है। एक्चुअली तो आपने कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी ना, तो जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि फर्मी लेवल जो है वो क्या है, लैम्डा एफ आपके पास मेन फ्री पाथ है। ठीक है। यानी डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है, स्पीड वी एफ है और इनटू क्रॉस आपके पास टाइम आ गया। तो ये डिस्टेंस की जगह लैम्डा एफ लिख लेंगे, और वी एफ भी आपके पास क्या है, फर्मी वैल्यू की जो स्पीड है वो है। तो टॉ किसके इक्वल बन जाएगा, लैम्डा एफ बाई वी एफ के इक्वल बन जाएगा। तो इस ई की वैल्यू ये थी आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि जो कंडक्टिविटी की वैल्यू थी वहां पे आपने इसकी वैल्यू टॉ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है बाकी सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ लेमडा एफ जो है वो चेंज वैल्यू हो रही है। तो आपको पता चल